अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हमने शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट हमारा आज एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड। दो कोई ऐसे वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है उनकी। कैन देयर सम बी ज़ीरो। क्या इनका सम ज़ीरो हो सकता है, मतलब इनको अगर हम जमा करें, दो वेक्टर्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, अनइक्वल है, जब जमा करेंगे क्या ये ज़ीरो के बराबर हो सकते हैं? तो इसका हम आंसर करते हैं, ये ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, रीज़न इसकी देखें पहले, बाद में इसको हम देखेंगे। द सम ऑफ टू वेक्टर कैन बी ज़ीरो ओनली। कोई से ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनका सम ज़ीरो हो सकता है। कब हो सकता है? When they are of equal magnitude, जब इनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन ये सिमत में मुखालिफ हों। जब ये सिमत में मुखालिफ होंगे तो एक पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा। एक पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव में वैल्यू आएगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे तो दोनों ये कट जाएंगी, तो हमारे पास आंसर फिर क्या आएगा? ज़ीरो। ये है इक्वल में, अनइक्वल में ऐसे हो सकता है, अनइक्वल में ऐसे नहीं हो सकता। तो हमने वही लिखा, नो द सम ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी ज़ीरो। दो ऐसे वेक्टर्स हों जिनकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो, उनका सम ज़ीरो नहीं हो सकता। सम कब ज़ीरो होगा? जब दो ऐसे वेक्टर्स होंगे जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, उनका जो सम लेंगे फिर वो हमारे पास ज़ीरो आएगा। उसके लिए देखें इस डायग्राम को आप, फर्ज करें ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक बंदा फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की इस साइड पर, और दूसरा बंदा इसी ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की इसके बिल्कुल मुखालिफ साइड पर। अब देखें, हैं तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। एक पॉजिटिव में होगी और एक नेगेटिव में। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल हो जाएंगे, जब ये कैंसल हो जाएंगे आपस में तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। लेकिन ये उस वक्त जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड हूँ और अपोजिट इन डायरेक्शन हूँ, वरना ये नहीं हो सकता। जब अनइक्वल हूँ तो उनकी जो हमारे पास सम आएगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं आ सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। Show that the sum and difference of two perpendicular vectors of equal length are also perpendicular। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनका सम लें, मजमुआ करें, डिफरेंस फर्क निकालें, और वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, लेंथ उन दोनों की सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या ये परपेंडिकुलर हैं? हमने पहले ये साबित करना है। फिर सेम लेंथ, इन दोनों की लेंथ भी सेम हो, तो इन दोनों केस को हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि क्या इनका सम और डिफरेंस बराबर आता है या नहीं आता। फिर हम दूसरे नंबर पर चेक करेंगे क्या ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो सपोज करें मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, याद रहे ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो अब आप देखें, इस वाले पोर्शन को पहले आपने देखना है। ये मेरे पास है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। हेड टू टेल रूल के ज़रिए ये फर्स्ट का हेड, सेकंड की टेल, इस पर रिजल्टेंट लेने के लिए फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ मिला दिए। रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा? a प्लस बी के। ये आ गया इसका सम। फिर आप देखें, इस b का मैंने नेगेटिव वेक्टर लिया। नेगेटिव कैसे लेते हैं? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये उस b का नेगेटिव वेक्टर आ गया माइनस p। इसका जब हम सम करेंगे उसी हेड टू टेल रूल से, तो r वेक्टर इधर मैंने छोटा सा डाला हुआ है r डैश या r प्राइम, ताकि ये फर्क रहे, डिफरेंस रहे, ये सम के लिए और ये जब हम माइनस कर रहे होंगे। ए वेक्टर सेम प्लस ये सम करने लगे, और ये है दूसरा वेक्टर हमारा नेगेटिव ऑफ बी, जो बी का हमारे पास इनवर्स था। तो नेक्स्ट आप इस साइड पर आप आ जाएं, r इज इक्वल टू ए प्लस बी। सम लिया जब हमने इसका, इस r की अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं तो मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और अगर हम आर डैश लें, आर डैश कौन से वाला था? डिफरेंस इन दोनों वेक्टर्स का। तो ए वेक्टर प्लस
नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर। इनकी जब मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो ए स्क्वायर सेम प्लस ये आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर आप सबको पता है पॉजिटिव के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ये थी सम कर रहे थे जब हम, और ये वाला आंसर आया उस वक्त जब हम इनका डिफरेंस ले रहे थे। क्या इनमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। यही हमने साबित करना था कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर हैं, उनका सम और डिफरेंस आपस में बराबर आता है। दूसरा हमने ये मालूम करना है कि ये परपेंडिकुलर भी हैं। परपेंडिकुलर में कैसे हमें पता चलेगा? डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है ए बी कास थीटा। अगर कास 90 आ जाए मतलब परपेंडिकुलर है, कास 90 किसके बराबर होता है? 0। तो अगर डॉट प्रोडक्ट में डॉट का आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों का मैं डॉट लेता हूं, अगर तो आ गया 0, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो आप देखें आर वेक्टर ये वही है सम वाला, और ये हमारे पास क्या है? आर डैश, जो हमने डिफरेंस लिया था। इनका हमने क्या ले लिया? डॉट प्रोडक्ट। आर किसके बराबर है? ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। डॉट ये किसके बराबर है? ए माइनस बी, डिफरेंस जो था हमारा। इनको मल्टीप्लाई करें, ए को ए के साथ ए स्क्वायर और ए को बी के साथ माइनस ए बी, ये प्लस माइनस माइनस, बी को ए के साथ प्लस ए बी, प्लस माइनस माइनस, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखें ए बी से ये ए बी कैंसल, बाकी क्या रह जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने आपको शुरू में बताया इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, तो मतलब ए की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? बी की मैग्नीट्यूड के। तो आर डॉट आर डैश, ये जो डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे थे, ए स्क्वायर सेम माइनस बी भी तो ए के बराबर है, इधर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा? 0। तो इससे क्या नतीजा निकला? इससे हमें ये नतीजा निकालने में हम कामयाब हुए कि हमारे जो दो वेक्टर्स थे वो परपेंडिकुलर हैं। क्यों परपेंडिकुलर हैं? क्योंकि इनका डॉट 0 आया। डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब दोनों वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर हैं। ये दो चीजें हमने साबित करनी थी, एक सम और डिफरेंस बराबर है, दूसरा हमने साबित करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, इनके बिटवीन एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है हाउ वुड द टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड। दो वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, कैसे हम उनको जाहिर करें? इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट इक्वल टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, कि इनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड वेक्टर्स के बराबर है। तो उसके लिए देखें when they are oriented at 120 डिग्री, जब हम इनको 120 डिग्री के एंगल पर ओरिएंट करेंगे। ये तो हो गया जो आपने लिखना है शुरू में। कैसे हमें कैसे पता चला कि 120 पर इनको ओरिएंट करना है? तो आप देखें ये हमारे पास है फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए, पहला वेक्टर यहाँ पर, ये हमारे पास है सेकंड वेक्टर, वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो यहां से आएगा हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। हेड टू टेल रूल हम कैसे लगाते हैं? फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ ज्वाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? ये रिजल्टेंट बराबर होगा हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर के। तो ये आप देखें इक्विलेटरल एक ट्राइएंगल बन रही है सेम, जिसकी साइड की लेंथ सेम है। 60 डिग्री 60 डिग्री 120 में 60 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 डिग्री, जो ट्राइएंगल के लिए होता है। अब इस वेक्टर ए को वेक्टर बी के लिहाज से हमने ऐसे ओरिएंट करना है कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी सेम आए। तो उसके लिए आप देखें इस वेक्टर ए को मैंने फॉरवर्ड आगे की तरफ पैरेलल कुछ मूव करवाया, आगे बढ़ा दिया, ये जो आपको रेड कलर में शो हो रहा है। अब जब इसका एंगल बनेगा इस वेक्टर बी के साथ, वो हमारे पास कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री पर वेक्टर ए या वेक्टर बी, इनके मैग्नीट्यूड की रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। यही बात हमने यहाँ प्रूव भी करनी है, उसके लिए मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने यहाँ लगाया हुआ है जस्टिफिकेशन के लिए। मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी, प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा।
नेक्स्ट अब हमारे पास फोर्सेस का केस, हम वेक्टर अगर ले लें F इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, इसकी जगह भी एफ स्क्वायर प्लस 2, यहाँ F आएगा इधर भी F आएगा, F को F के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो F स्क्वायर आ जाएगा और साथ में हमारे पास आएगा cos थीटा। दोनों साइड से हमने स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर जब लेंगे यहाँ से एफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा एफ स्क्वायर, ये सेम 2f स्क्वायर। ये कैसे आया, ये f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा, इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अब देखें f स्क्वायर, यहाँ से 2f स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 2f स्क्वायर कॉमन तो ये 1 प्लस इधर से बाकी क्या बच जाएगा cos थीटा। 2f स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, या फिर f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसल, इधर से बाकी बच जाएगा 1/2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ बाकी हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस cos थीटा। अब cos थीटा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 0.5, 1 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 0.5 में से माइनस करेंगे 1, क्योंकि आप देखें माइनस वाली रकम ज्यादा है, आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस 0.5, थीटा हमने फाइंड करना है, cos इधर आके cos इनवर्स हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 0.5। अब हम cos इनवर्स जब लेंगे माइनस 0.5 का, तो हमारे पास आंसर आएगा 120 डिग्री। इसका मतलब दो वेक्टर्स हम इस तरह से ओरिएंट करें, एंगल उनके बिटवीन कितना हो, 120 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होगी वो इनकी मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, टू वेक्टर्स टू बी कंबाइन है मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। दो वेक्टर्स हैं, न्यूटन में था तो मैंने उसको फोर्स में ले लिया, F1 60 न्यूटन और F2 हमारे पास क्या है 35 न्यूटन। Pick the correct answer from those given below and tell why is this answer only one of these is correct। हमें तीन ऑप्शन गिवन है, 100 है, 70 है और हमारे पास है 20 न्यूटन। इनमें से हमने बताना है कौन से वाला ठीक है। इसका देखें एक ट्रिक है हमारे पास, F1 60 न्यूटन, F2 35, मैक्सिमम फोर्स कितना आएगी, मैक्सिमम इन दोनों को ऐड कर दें, 60 प्लस 30 95, मिनिमम फोर्स कितना आएगी, 60 में से 35 माइनस कर देंगे, बाकी कितना बच जाएगा 25। तो इसका मतलब हमारी जो फोर्स की रेंज आ रही है, रेंज वो कहां से है, 25 से लेकर 95 तक, 25 से 95 तक। अब हमारे पास एक ऑप्शन था 20, क्या 20 हो सकता है, 20 नहीं हो सकता क्योंकि ये 25 से शुरू हो रहे हैं, 25 से। दूसरा हमारे पास आंसर था 100, क्या 100 हो रहा है, नहीं 100 नहीं, ये तो 95 तक है। तीसरा ऑप्शन था 70, तो ये हमारे पास 70 करेक्ट आंसर है। मतलब इन फोर्सेस का अब जो रिजल्टेंट लिया है वो हमारे पास कितना हो सकता है 70, ये हमारे पास 70 करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, सपोज द साइड ऑफ क्लोज्ड पॉलीगॉन, साइड है पॉलीगॉन की, पॉली का मतलब होता है बहुत और गॉन मतलब साइड, इसकी साइड है बहुत सारी साइड वाली, जैसे आपने पेंटागन हेक्सागन पढ़ी है। रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज्ड हेड टू टेल रूल, इनमें हमने वेक्टर अरेंज किए हुए हैं हेड टू टेल रूल से। व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स, इनका सम क्या होगा, तो उसके लिए देखें, ये हमने सपोज कर ली एक क्लोज्ड पॉलीगॉन और इसकी कितनी साइडें हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इन साइडों को हमने नाम दे दिए A B C D E और F। हेड टू टेल रूल से वेक्टर एडिशन से इनको हमने जमा कर दिया, मतलब फर्स्ट की हेड, सेकंड की टेल, फिर सेकंड का हेड, थर्ड की टेल, इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया। अब मैंने आपको पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया था, अगर फर्स्ट की टेल पर लास्ट का हेड आ जाए, फर्स्ट की टेल पर लास्ट का हेड आ जाए तो उनका जब हम सम लेते हैं वो हमेशा स्केलर में 0 आएगा, और अगर वेक्टर की बात करें तो उसमें नल वेक्टर या 0 वेक्टर आएगा। तो देखें इसको हमने प्रूव करना है, द सम ऑफ दीज वेक्टर इज नल वेक्टर, इनका सम क्या आएगा नल वेक्टर। क्यों आएगा, कंसीडर क्लोज पॉलीगॉन इन विच वेक्टर्स आर अरेंज्ड हेड टू टेल रूल, इसमें हमने वेक्टर कैसे अरेंज किए हुए हैं हेड टू टेल रूल से। जब हेड टू टेल रूल से अरेंज करेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F ये किसके बराबर होंगे 0 के, क्योंकि क्लोज्ड है। क्लोज्ड में
टेल पर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, नल वेक्टर या मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास 0 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। इनमें से हमने सही आंसर को पिक करना है। टू शिप X एंड Y आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एट इक्वल स्पीड। दो शिप हैं, ये दोनों शिप, एक X है दूसरा Y है, डिफरेंट डायरेक्शन में एक जैसी स्पीड से मूव कर रहे हैं। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ X इज ड्यू टू नॉर्थ। जो हमारा शिप X है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ। ये हमने सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बना लेने। ये इसका ओरिजिन है। जो हमारा शिप X है वो किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ। किस वेलोसिटी से जा रहा है, Vx से। X मीन X शिप। तो नेक्स्ट है, बट टू एन ऑब्जर्वर Y, एक दूसरा ऑब्जर्वर है Y, मतलब जो शिप Y में बैठा हुआ है। द अपेरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ X इज नॉर्थ ईस्ट। उसको लगता है कि जो X शिप की डायरेक्शन है वो किसके अंदर है, नॉर्थ और ईस्ट के अंदर है। ये है, उसको ये लगता है कि इसकी डायरेक्शन किस में है, नॉर्थ एंड ईस्ट में। तो अब देखें ये किसके बराबर हो जाएगी, Vx माइनस Vy के बराबर। नेक्स्ट फिर हमारे पास है, द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ Y एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द शोर विल बी। अब एक्चुअल हमने डायरेक्शन इसकी बतानी है कि किस तरफ होगी, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट। तो उसके लिए देखें, ये मैंने अभी आपको बताया किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। लेकिन जो Y के अंदर बैठा हुआ है उसको क्या लग रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट में है। ये दो वेक्टर्स हो गए। अब हमने एक ट्राइएंगल बना दी। ये ब्लू वाला वेक्टर यहाँ हमने ड्रा किया, इनको कंबाइन किया, हमारे पास एक ट्राइएंगल बन गई। ये रिजल्टेंट आ गया। ये हमारे पास किसके बराबर है, नेगेटिव Y। नेगेटिव Y कैसे आया, इसको हम यहां से प्रूव करते हैं। OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। ये क्या है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हमारा क्या है, OB। ये है रिजल्टेंट OB। फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड के साथ मिला दिया, OB। इसके रिजल्ट, ये रिजल्टेंट आ गया। फिर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर क्या है, OA प्लस सेकंड वेक्टर क्या है, AB। ये इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब O2A किसके बराबर है, Vx के, और AB किसके बराबर है, ये हमने फाइंड करना है। इसको हम फाइंड करते हैं। अभी यहाँ मैंने लिखा हुआ है माइनस Vy, लेकिन इसको हम फाइंड करते हैं। और ये जो OB है ये रिजल्टेंट है, ये किसके बराबर है, Vx माइनस Vy के। यहाँ ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब AB को इधर ही रहने दें क्योंकि हमने ये फाइंड करना था। ये Vx माइनस Vy सेम, ये Vx प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएंगे। बाकी हमारे पास आंसर आएगा AB इज इक्वल टू माइनस Vy। तो अब जो एक्चुअल होगा, एक्चुअल ये जा रहा है इस AB की तरफ, लेकिन जो एक्चुअल पाथ होगा इसका अपोजिट होगा। अपोजिट जब करेंगे, ये नेगेटिव में है, अपोजिट इसका किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो ये किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है वेस्ट की तरफ। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, अलोंग वेस्ट। नेक्स्ट फिर हमारे पास इसका बी पार्ट है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड टू स्मॉल पॉइंट P ऑफ मास M एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। ये डायग्राम हमें दिखाई गई है। इंक्लाइंड प्लेन है, तिरछी एक प्लेन। इस पॉइंट P पर एक फोर्स F लग रही है और इस पॉइंट पर मास क्या है, M है। इस मास का जो वेट होगा वो किस तरफ होगा, डाउनवर्ड, और वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। The magnitude of the resultant force acting up and along the surface of the plane on the object is, हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है जो सरफेस पर लग रही है। इसको देखें, आप समझने की कोशिश करें। ये फोर्स F है जो किस पर लग रही है, पॉइंट P पर। तो ये फोर्स अगर मैं पैरेलल ड्रा करना चाहूँ तो पैरेलल, ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, यही वो फोर्स F है रेड वाली जो हमने पैरेलल आगे ड्रा कर दी है। ये मैंने क्यों ड्रा की, ताकि हम इस पर वेक्टर एडिशन लगा सकें। फिर ये एंगल थीटा है अगर इंक्लाइंड प्लेन का, तो मैथ में आपने पढ़ा हुआ है ये एंगल भी किसके बराबर होगा, ये भी थीटा के बराबर होगा। अगर हम अब इस फोर्स को रेज कर दें तो इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने ये वाली फोर्स यहाँ पर ड्रा कर दी है, ब्लू वाली। नेक्स्ट अब इसके बाद देखें, इस फोर्स के अब हम कंपोनेंट बनाते हैं। ये जो ब्लू वाली फोर्स थी, ये बनेगा इसका x कंपोनेंट cos थीटा, और ये है इसका y कंपोनेंट sin थीटा।
ओके, नेक्स्ट फिर इसके बाद इस पॉइंट P पर हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल ड्रा किया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल ड्रा किया। नेक्स्ट अब इस मास का ये है mg वेट डाउनवर्ड, इस वेट के हम दो कंपोनेंट बनाते हैं, कौन कौन से बनेंगे, एक y और एक x, एक साइन थीटा और एक cos थीटा। तो ये बनेगा वेट का cos कंपोनेंट मतलब x कंपोनेंट, और ये है हमारे पास वेट का साइन कंपोनेंट मतलब y कंपोनेंट, जो यहाँ पर हमारे पास बने हैं। अब आप गौर से देखें, इस y कंपोनेंट को क्या मैं यहाँ ड्रा कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये दोनों देखें पैरेलल हैं, इसकी डायरेक्शन मैंने सेम यहाँ ड्रा कर दिए y एक्सिस पर। नेक्स्ट अब देखें, अब काम की बात, ये f साइन थीटा और जो हमारे पास mg cos थीटा है, f साइन थीटा और mg cos थीटा, ये दोनों हैं एक डायरेक्शन में सेम, लेकिन जो नॉर्मल है हमारे पास, नॉर्मल फोर्स, ये इसके अपोजिट। अब ये तीनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, बाकी सरफेस पर अब ये जो फोर्स लग रही है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सरफेस पर नेट फोर्स, एक देखें ये लग रही है f cos थीटा वाली, ये वाली फोर्स, दूसरी ये लग रही है mg sin थीटा। जब मैं इसका सम करूंगा, सम जब करेंगे, लेकिन ये दोनों फोर्सेस हैं अपोजिट, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो नेट फोर्स अब किसके बराबर होगी, f cos थीटा ये माइनस mg sin थीटा, ये वाली mg sin थीटा। बाकी कहाँ गई, बाकी कैंसल आउट नहीं हो जाएंगी, ये f sin थीटा और mg cos थीटा, ये पैरेलल हैं एक ही डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्मल किधर है, इनके ऊपर, मतलब इसके अपोजिट है। जब अपोजिट है ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा mg sin थीटा और f cos थीटा। ये mg sin थीटा और f cos थीटा सरफेस पर लग रहे हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, f cos थीटा माइनस mg sin थीटा। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17। इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a1 एंड a2 वर रिवर्स, अगर हम इन दो वेक्टर्स के कंपोनेंट को रिवर्स कर दें, मतलब अपोजिट, उलट कर दें, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में लेकर आए, हाउ वुड दिस आल्टर a1 क्रॉस a2, तो ये a1 क्रॉस a2 को कैसे तब्दील कर देगा, आल्टर में तब्दील करना। तो हम चेक करते हैं कि कोई तब्दीली आती है या नहीं, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे आखिर में, पहले आप इस कैलकुलेशन पर आ जाएं। सपोज करें कि हमारे पास एक वेक्टर a1 है, दूसरा वेक्टर है a2, जैसे बुक में था, इनका हमने क्रॉस लिया, तो डिटर्मिनेंट के मेथड के मुताबिक i j k यूनिट वेक्टर आ गए, x y z, मतलब a1x a1y a1z, इसी तरह a2x a2y और a2z। अब हम ये वाले वो सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट हैं या रिजल्ट है जब हमने इनको आल्टर नहीं किया था। अब हम इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को आल्टर, तब्दील कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। बाय रिवर्सिंग कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स को अब हम रिवर्स करने लगे हैं। -a1 मल्टीप्लाई बाय -a2, तो देखें बाकी सारे मैंने सेम लिखे, a1x a1y a1z, a1x a1y a1z, ये भी a2x a2y a2z। फर्क क्या है, ये सारे पॉजिटिव में थे, यहाँ हमने सारे नेगेटिव में लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनको रिवर्स कर दिया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, इनमें से ये जो हमारी रो बन रही है, माइनस को कॉमन ले लेना है। जब माइनस कॉमन लिया तो देखें ये माइनस इस रो का कॉमन आ गया और ये वाला माइनस इस रो का कॉमन आ गया। माइनस माइनस आपको पता है क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो इधर क्या आएगा, a1 क्रॉस a2 a1x a1y a1z a2x a2y a2z। क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्रॉस प्रोडक्ट रिमेन सेम। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट था हमारा जैसे पहले थे, रिवर्स करने के बाद भी आंसर हमारे पास सेम आया। तो शुरू में आप क्या लिखेंगे, देयर वुड बी नो इफेक्ट ऑन a1 क्रॉस a2। a1 क्रॉस a2 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। कब? चाहे हम इनको रिवर्स ही क्यों ना कर दें। इफ द कंपोनेंट्स आर रिवर्स, अगर हम कंपोनेंट्स को रिवर्स कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18।
नेम द 3 डिफरेंट कंडीशंस, ऐसी 3 हालतें बताएं दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू 0, ये नल वेक्टर, कि हमारे पास ये नल वेक्टर है या 0 है। तो देखें वो 3 कंडीशन क्या हो सकती हैं, या तो हम A1 को 0 कर दें, जब ये A1 0 हो जाएगा, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो आंसर 0 कर देगा, या हम A2 को 0 कर दें, नल वेक्टर कर दें, फिर जब ज़र्ब होगा आंसर हमारे पास दोबारा नल वेक्टर आ जाएगा, या फिर इन दोनों को पैरेलल कर दें। जब पैरेलल कर देंगे तो आपको पता है जो हमारे पास क्रॉस में होता है प्रोडक्ट वो होता है A B साइन थीटा n। तो देखें जब पैरेलल होंगे साइन की जगह क्या आएगा, थीटा की जगह क्या आएगा 0, साइन 0 0, आंसर दोबारा 0, नल वेक्टर आ जाएगा। अगर हम डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं, फिर इसके बाद अगर हम 180 पुट कर दें एंटी पैरेलल तो साइन 180 ये भी 0। अगर डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो नल वेक्टर या 0 वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है, कौन कौन सी, A1 नल वेक्टर हो, A2 नल वेक्टर हो, A1 A2 या पैरेलल हो, या फिर ये दोनों क्या हूँ एंटी पैरेलल, मतलब कितने डिग्री के एंगल पर हूँ, 180 डिग्री के एंगल पर हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीजन। हमने बताना है गलत है और गलत है तो क्यों है, फिर सही है तो क्यों है। पहली स्टेटमेंट है अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट मूविंग नॉर रोटेटिंग। बॉडी इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी जब ना वो मूव कर रही हो ना वो रोटेट कर रही हो, गलत है ये हो सकता है कैसे रोटेट या मूव कर रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही हो, तब भी वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो यही हमने लिखा, पहली फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है। व्हेन बॉडी इन इक्विलिब्रियम इट कैन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकती है, और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर सकती है। दूसरी स्टेटमेंट, if coplanar forces acting on a body from a closed polygon then the body is said to be in equilibrium। closed polygon पर कोप्लेनर एक ही प्लेन पर जो फोर्सेस लग रही हो, तो अगर ये फोर्सेस लग रही हो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, आपको पता है क्लोज्ड है, क्लोज्ड का रिजल्टेंट क्या आता है 0, समीशन एफ किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे अब हमारी बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट स्टेटमेंट है। द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, क्योंकि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं क्लोज्ड पॉलीगॉन पर वो सारी की सारी क्या होगी 0 होगी। समीशन एफ इज इक्वल टू 0, लिहाजा बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय 2 स्ट्रिंग। 2 धागों के जरिए हमने तस्वीर को एक दीवार पर लटकाया हुआ है। जैसे ये देखें, ये पिक्चर है हमारी, स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2, यहाँ दीवार है, इस दीवार के साथ इसको हमने बांधा हुआ है। ये टेंशन पहले स्ट्रिंग में, ये टेंशन टी दूसरे स्ट्रिंग में। आपको पता है टेंशन और वेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पिक्चर का कुछ ना कुछ वेट भी तो होगा और वो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। Show by diagram the configuration of string for which the tension in string will be minimum। डायग्राम के जरिए हमने बताना है कि टेंशन कब मिनिमम होगी स्ट्रिंग के अंदर। तो देखते हैं, इसको हम हल करते हैं। ये हमारे पास है फोर्स के, टेंशन की फोर्स का y कंपोनेंट, ये वाला y, और ये कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है ये सारा। तो अब देखें, ये t cos थीटा, x cos थीटा होता है, ये दूसरा आ गया हमारे पास t cos थीटा दूसरे के लिए। इन दोनों की डायरेक्शन को आप देखें, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। फिर आप देखें साइन y कंपोनेंट, ये भी t साइन थीटा, ये भी t साइन थीटा। इस तरह से जब वो लटकी होगी y कंपोनेंट इसके सेम ही रहेंगे। और ये w के क्या है, अपोजिट है, मतलब डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है। तो पहले तो आप ये लिखेंगे, इसको मैं आखिर में पढ़ूंगा, पहले इसको हम साबित कर लेते हैं। द सम ऑफ द फोर्सेज इज, अब कितनी फोर्सेज लग रही हैं, टेंशन की फोर्स और वेट की फोर्स, इन सब का हम सम कर देते हैं। टेंशन की फोर्स पहले t cos थीटा, सम के लिए होता प्लस है, मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये माइनस t cos थीटा और t sin थीटा प्लस t sin थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों हमने ऐड कर दिए।
माइनस का W क्यों लगाया, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, ये दोनों अपोजिट तो माइनस का वेट, और ये किसके बराबर 0, क्यों, इक्विलिब्रियम की शर्त थी ना, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर है इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन के मुताबिक। तो आप देखें ये t cos थीटा से t cos थीटा कैंसल, t sin थीटा 2t sin थीटा किसके बराबर आ गया, वेट के। कैसे आया, ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, t हमने फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू 2 sin थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है टेंशन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेंशन हमारी थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर थीटा ज्यादा होगा तो टेंशन कम होगी। हमने भी बताना है कि टेंशन कब मिनिमम होगी, तो मिनिमम कब होगी टेंशन, जब थीटा ज्यादा से ज्यादा होगा, तो साइन थीटा इज मैक्सिमम, क्योंकि थीटा हमें ज्यादा चाहिए। अब साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब 90 डिग्री के एंगल पर होगा, क्योंकि साइन 91 होता है, कब होगा, एट 90 डिग्री t इज इक्वल टू W/2 साइन थीटा। ये इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी, W/2 साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 90, साइन 91, मैक्सिमम नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब अगर एंगल मैक्सिमम है तो टेंशन क्या होगी, मिनिमम। किस एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर, यही हमने लिखा, व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री, जब एंगल हमारा 90 डिग्री होगा टेंशन इज मिनिमम, टेंशन क्या होगी उस स्ट्रिंग के अंदर कम से कम होगी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 21, कैन बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, क्या एक बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड रोटेट कर सकती है इस तरह से, किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स वेट, मतलब वेट की फोर्स की वजह से, तो ये मूव नहीं कर पाएगी, रोटेट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, उसको हम यहाँ से पहले सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन को बाद में ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। एज टार्क टर्निंग इफेक्ट, रोटेट टार्क होता है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टार्क किसके बराबर होता है, आर एफ साइन थीटा, आर मोमेंट आर्म है और एफ हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या फोर्स है। When body rotate due to its weight, जब ये अपने वेट की वजह से रोटेट कर रही होगी, लाइन ऑफ एक्शन, जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी, लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास कर रही होगी। मिसाल के तौर पर ये बॉडी है, ये मूव कर रही है ड्यू टू इट्स वेट, तो जो फोर्स इस पर लग रही होगी, देखें ऐसे रोटेट कर रही है, फोर्स ऐसे नहीं लग रही होगी, इस तरह से, इसमें से, इसके अंदर से पास हो रही होगी, किसके अंदर से, एक्सेस ऑफ रोटेशन के अंदर से, ये एक्सेस ऑफ, इसके अंदर से पास हो रही होगी, एक्सेस ऑफ रोटेशन। सो मोमेंट आर्म इज 0, मोमेंट आर्म 0 हो गया। क्यों मोमेंट आर्म 0 होगा, क्योंकि मोमेंट आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये तो इसके पैरेलल एक्सेस ऑफ रोटेशन में से गुजर रही है। जब पैरेलल है तो इसका मतलब मोमेंट आर्म क्या है, 0 है। जब मोमेंट आर्म 0 है तो टार्क का फार्मूला अप्लाई करें, आर एफ, आर की जगह क्या आ जाएगा 0, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई आंसर 0, टार्क 0। जब टार्क ही नहीं है, क्या ये रोटेट करेगी, टर्न करेगी, तो ये टर्न नहीं करेगी, किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स वेट। लिहाजा नो अ बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अराउंड ड्यू टू इट्स वेट, अपने वेट की वजह से। क्यों, क्योंकि मोमेंट आर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। असल रीजन इसकी यही है, मोमेंट आर्म 0 हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज।